आवाज नहीं है दीदी आपका। अभी आप म्यूट हो गए लगता है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा इंद्रसदवन्द्यानं तिहुवनहित मधुर विसदवकाणम् अन्तातीत गुणानं नमो जिनानं जिद भवानं। बोलो जिनवानी माता की जय, पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय, कुंद कुंद आचार्य की जय। गाथा नंबर 8 हम लोग समझ रहे थे, उसको ले रहे हैं वापस पुनः। पूरी तरह से व्याख्या नहीं हो पाई थी, आज उसी को ले रहे हैं। सत्ता सव्वपयथा सविश्वरूवा अनंत पजाया भंगुपपाद धुवत्ता सपड़िवक्खा हवदीएका। सत्ता सव्वपयथा, सत्ता माने सत्ता, सत अस्तित्व। सत्ता माने यहाँ पर जो हम लोग कर्म की सत्ता अथवा सत्व बोलते हैं वो नहीं है। यहाँ सत्ता का मतलब अस्तित्व, जो बना रहता है सदैव अस्तित्व। जैसे हम यहाँ विद्यमान है, हमारा यहाँ अस्तित्व है, उस अस्तित्व की बात है यहाँ पर सत्ता का मतलब। सब माने सभी, पयत्था माने पदार्थों में, सभी पदार्थों में। यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। यद्यपि जो ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे संधि विच्छेद नहीं बताए गए हैं। इसमें पदत्था भी आता है कहीं पर, और यहाँ पयत्था है। पयत्था मतलब पदस्था, पद प्लस अस्था। तो पद प्लस अस्था होने से प्राकृत भाषा की ये मुख्य सिद्धांत है, जो कि बहुत जगह लगेगा। जैसे पद प्लस अस्था कहते हैं, अथवा पय प्लस अस्था। पयत्था है तो पय प्लस अस्था, पदस्था है किसी के ग्रंथ में तो पद प्लस अस्था। तो साधारण सी बात आती है, पद में द में अ है और अस्था करते हैं तो एक और अ हो गया। अब आज समझ में आ रही होगी। तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो पदास्था हो जाना चाहिए अथवा पयाथा होना चाहिए। संस्कृत का नियम से पयाथा या पदास्था होगा, संस्कृत का ये नियम है। परंतु प्राकृत भाषा का अगर बाद में कोई संयुक्त अक्षर है तो एक आकार का लोप हो जाता है। क्या मतलब? अथा, अथा अ के बाद क्या है? त और थ संयुक्त वर्ण है। जहाँ संयुक्त वर्ण आते हैं संधि विच्छेद के बाद, तो वहां पर दो स्वर में से एक स्वर लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर पय प्लस अथा, तो पय य में भी, अथवा पद प्लस अस्था, जिस तरह से भी हो दोनों तरह से एक ही बात होगी। तो पद प्लस अस्था, तो पद में भी द में अ है, हलंत नहीं है, अस्था में अ हो गया, तो पदास्था होना चाहिए। परंतु प्राकृत भाषा में पद अस्था आधा स है और थ है, संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण के पहले जो संधि होती है उसका एक स्वर लुप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पयत्था अथवा पदस्था हुआ है, पदास्था अथवा पयत्था नहीं हुआ। तो यहाँ पर यह संधि है, जो कि जो नीली किताब हम लोग के पास है उसमें ये संधि इन्होंने नहीं बताई है। तो सत्ता सव पयत्था, सत्ता माने सत्ता अस्तित्व, सव माने सभी, पयत्था माने पदार्थों में। पदस्था का मतलब जो पद में स्थित हैं, यानी जो पदार्थ एक अपने अस्तित्व में स्थित है, एक पद में स्थित है। पदस्था से ये मीनिंग निकलता है। पयस्था माने पदार्थ, तो सभी पदार्थों में। सविश्व हुआ, विश्व माने विश्व, विश्व का जो अंतर, विश्व का जो शब्दार्थ होता है विश्व, यहाँ पर युक्ति से उसका अर्थ निकाला जा रहा है। विश्व कैसा होता है? नाना रूप वाला होता है, नाना रंग बिरंगा होता, बहुत तरह का होता है,
तरह तरह की चीजें हमें विश्व में देखने को मिलती है। यहाँ विश्व से युक्ति से अर्थ क्या निकल गया, नाना रूआ माने स्वरूपों में, नाना स्वरूपे में, सविश्व माने नाना स्वरूपों से सहित या नाना स्वरूपों में विद्यमान। कैसी है ये सत्ता, इस सारे इसके विशेषण बताए जा रहे हैं। सब पदार्थों में विद्यमान है, नाना स्वरूपों में है, अनंत पर्याया और अनंत पर्याय वाली है। फिर कहते हैं भंग उपपाद, यहाँ संधि विच्छेद है, भंग प्लस उपपाद, भंग उपपाद, जो भंग, भंग माने व्यय, उत्पाद माने उत्पत्ति, ध्रुवता माने ध्रुवता, तो उत्पत्ति, व्यय और ध्रुव्यताओं में। फिर कहते सपरिपक्खा माने, परिपक्खा माने प्रतिपक्ष, स लगने से सहित हो गया, प्रतिपक्ष से सहित। प्रतिपक्ष हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि राजनीति में सबको बहुत रुचि रहती है। हम लोग कहते हैं ये प्रतिपक्षी हैं, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, उसकी विरोधी, उसकी उल्टी। प्रतिपक्षी मतलब उसकी विरोधी से सहित, सपरिपक्खा यानी प्रतिपक्ष सहित, हवदी माने होती है, एक का माने सामान्य। इस तरह से इस गाथा का अर्थ क्या करें, एक का सत्ता, अनिवार्थ जब करेंगे, जब अर्थ करेंगे, एक का सत्ता सब पयत्ता सब विश्वरूपा अनंत पर्याया भंग उपाध्वता सपरिपक्खा हवदी। एक का सत्ता सामान्य से सत्ता, एक सत्ता, एक सत्ता, एक सत्ता मतलब सामान्य से सभी पदार्थों की सत्ता। तो कह रहे हैं सामान्य से सत्ता सब पदार्थों में नाना रूप स्वरूपों में विद्यमान है, अनंत पर्याय वाली है, भंग उपपाद और द्रव्य वाली है, व्यय उत्पाद और द्रव्य वाली है, और प्रतिपक्ष से सहित है। यानी जो सत्ता है वो कैसी है, तो सभी पदार्थों में है। सत्ता किसकी है, सभी पदार्थों की सत्ता। सत्ता जो है वो सभी पदार्थों में विद्यमान है। और क्या है, वो बहुत नाना रूप वाली सत्ता है, अनंत पर्याय वाली है, व्यय उत्पाद और द्रव्य से सहित है, प्रतिपक्ष से सहित है। सत्ता कैसी होती है, तो इस प्रकार की होती है। इसको हम समझते हैं। यहाँ सत्ता का मतलब महासत्ता। सत्ता की दृष्टि से या महासत्ता की, अभी महासत्ता नहीं ले रहे हैं, साधारण से हम पहले सत्ता समझते हैं। सत्ता की दृष्टि से सभी द्रव्य एक जैसे हैं। कैसे कि सभी द्रव्यों का अस्तित्व है, सभी पदार्थों का अस्तित्व है। जब हम अस्तित्व को लेकर के हम कथन करते हैं तो सारे द्रव्य एक हैं, क्योंकि सारे द्रव्यों की सत्ता है, अर्थात सभी द्रव्य का अस्तित्व है, अर्थात अस्तित्व ही सत्ता है। फिर ये क्या नाम है, जो सत्ता है वो कैसी है, विशेषता बता रहे हैं कि सत्ता कैसी है। परंतु ये सत्ता मतलब विद्यमान, लेकिन ये विद्यमानता कह रहे हैं प्रतिपक्ष से सहित है। ये कैसे घटेगा भाई, यानी जो सत्ता है वही असत्ता भी है। जैसे जितने भी विश्व में वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, हम सभी को देख रहे हैं, सभी प्रतिपक्ष से सहित हैं। दिन का प्रतिपक्ष रात, सुख दुख, अच्छाई बुराई, हीरो विलन, जीव अजीव, मूर्त अमूर्त, बंध संवर। इस तरह से हम देखते हैं कि सभी चीजें प्रतिपक्ष से सहित है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से हर पदार्थ दूसरे पदार्थ की दृष्टि में असत्य है। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हम समझते हैं, जैसे मैं आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत्य रूप हूँ, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आप असत्य रूप हैं। कैसे, जैसे मैं अपने शरीर में इस शरीर में, शरीर द्रव्य है, उदगल नाम का द्रव्य है, मैं इस शरीर में विद्यमान हूँ। आपके शरीर की, आपके द्रव्य के हिसाब से मैं असत्य रूप हूँ, मेरा अस्तित्व नहीं है। आपके शरीर के द्रव्य के दृष्टि से मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरे शरीर रूपी द्रव्य के दृष्टि से मेरा अस्तित्व है। तो आपकी दृष्टि से जब मेरा कथन होगा
तो मेरा अस्तित्व नहीं है। यानी पर की द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व नहीं होता है, अपने स्व क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अस्तित्व होता है। जैसे द्रव्य में घटा, उसी तरह से क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र में विद्यमान हूँ वहां आप नहीं है, मैं यहाँ इस क्षेत्र में अस्तित्व रूप से हूँ, मेरी यहाँ इस क्षेत्र में सत्ता है, लेकिन आप जहाँ हो वहां की दृष्टि से मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं वहां पर असत रूप से हूँ। यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं, एक ही साथ दोनों कथन चल रहे हैं, पर की अपेक्षा में असत हूँ, अपनी अपेक्षा से मैं सत्य रूप हूँ, अपनी अपेक्षा से मैं विद्यमान हूँ, अस्तित्व रूप हूँ, आपकी दृष्टि से, आपके कथन से मेरा अस्तित्व नहीं है। जिस काल में मैं विद्यमान हूँ उस काल में आप सतरूप हूँ, आपके काल में मैं विद्यमान नहीं हूँ, आपके काल के हिसाब से मेरा अस्तित्व नहीं है। जो जिस जैसा परिणाम भाव मेरे मन में चल रहे हैं उस हिसाब से मेरे परिणाम के हिसाब से मेरा सतरूप है, आपके मन में जो परिणाम चल रहा है उसके हिसाब से मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं असत रूप से हूँ। तो यहाँ ये समझने की चीज है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ अपने स्व क्षेत्र, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत रूप है, वही पदार्थ दूसरे पदार्थ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व रूप नहीं है, असत रूप है। यानी बड़ा सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही समय में एक वस्तु सतरूप भी हो जाए और वो असत रूप भी हो जाए। वो इस तरह से घटता है, स्व क्षेत्र, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सतरूप होती है, पर क्षेत्र द्रव्य काल भाव से असत रूप होती है। ये सभी चीज में घटेगा। मान लीजिए ये किताब है, ये यहाँ पर द्रव्य रूप से है, आपके पास जो किताब है इस पुद्गल का द्रव्य वहां पर उसमें नहीं है। इस तरह से जितनी भी वस्तु में आप घटाएंगे, चिंतन करेंगे, आपको ये फर्क पता चलेगा। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य की सत्ता से धर्म द्रव्य का जो द्रव्यपना है वो अधर्म में नहीं है, तो अधर्म के हिसाब से धर्म का असत हो गया, धर्म के हिसाब से धर्म सत्य है। इस तरह से सारी सारी जितनी भी चीजों का अस्तित्व है, सारी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी की सत्ता है। स्व क्षेत्र काल भाव के हिसाब से छत्ता द्रव्य क्षेत्र काल भाव के से अस्तित्व है, पर क्षेत्र द्रव्य काल भाव के नजर से अस्तित्व है। तो एक ही समय में अस्ति और नास्ति, आगे इसमें बहुत अच्छे शब्द भंग आने वाले हैं, बहुत आनंद आएगा उस समय पढ़ के। तो एक ही समय में दूसरे के स्व क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति रूप है, स्व क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति रूप है। बहुत समझ में आया होगा बढ़िया से। जब प्रश्न का समय आएगा, नहीं समझ में आया हो तो अवश्य पूछेंगे। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि ये है। अब इन्हीं मतलब इसको ऐसे कहा जाएगा, स्व चतुष्टय में मेरी सत्ता है, पर चतुष्टय में, चतुष्टय मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चतुष्टय का मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चार चीज है, इसको चतुष्टय कहा जाता है। तो स्व चतुष्टय से मेरी सत्ता है, पर चतुष्टय से मेरी सत्ता नहीं है। मैं इसलिए प्रत्येक पदार्थ के लिए कहा गया कि सपरिपक्खा, यानी प्रतिपक्ष सहित है। एक द्रव्य अपने हिसाब से तो अपने स्वचतुष्टय से तो सत्ता है उसकी, और दूसरे द्रव्य के हिसाब से वो अस्तित्व रूप है, मतलब अस्तित्व उसका नहीं है। तो प्रतिपक्ष के सहित है। जितनी भी ये एक पर्याय से दूसरी अनंत पर्याय वाला द्रव्य है, एक पर्याय खत्म होती है तो दूसरी पर्याय होती है। पहली पर्याय की वो प्रतिपक्षी है। जिस तरह से दिन बीतता है तो रात आती है, रात बीतती है तो दिन आता है, उसी तरह से पहली पर्याय खत्म होती है तो दूसरी प्रकट होती है, या दूसरी प्रकट होती है तो पहली खत्म होने पर ही होती है। तो क्या है कि दोनों प्रतिपक्षी है, पर्याय आपस में प्रतिपक्षी रहती हैं। तो ये स्वचतुष्टय को हमने ऐसे समझा।
और अब इसको हम लोग समझते हैं अवान्तर सत्ता, महासत्ता। हमने सत्ता मतलब समझ में आया होगा। सत्ता मतलब अस्तित्व। सत्ता मतलब सत्व नहीं, वैसे सत्व और सत्ता एक ही चीज है। यहाँ सत्ता का थोड़ा सा शब्दार्थ अलग है ना। यहाँ पर सत्ता का मतलब अस्तित्व है। जो अस्तित्व है वही सत्ता है। जो सत्ता लिए हुए है यानी जो अस्तित्व लिए हुए है वही वस्तु है। वस्तु क्या है? यानी सभी वस्तुएं दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ जितनी भी वस्तुएं से मतलब उद्गल नाना प्रकार के हैं, जीव अनेक प्रकार के हैं। बाकी चार द्रव्य तो एक हैं, अथवा कालानु जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने हैं। उनकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि बात मोक्ष मार्ग की बात है। जीव और उद्गल की ही बात चलती है, क्योंकि कर्मों से बंधा हुआ जीव है। तो क्या प्रत्येक वस्तु में अस्तित्वपना है, सत्तापना है। वस्तु इसलिए वस्तु नित्य और नित्य दोनों स्वरूप है। एक वस्तु अपने स्वरूप से नित्य है, दूसरे के स्वरूप से अनित्य है। यदि वस्तु को हमेशा नित्य मान ले तो क्या हो जाए? हम तो कहते हैं वस्तु तो हमेशा नित्य है, हमको तो रोज दिख रही है। तो कहते हैं सत्ता का नाश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सत्ता का नाश? क्योंकि हर समय वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हमें आंखों से दिखे जरूरी नहीं है। हमें परिवर्तन आंखों से कब दिखता है? जब बहुत बड़ा होता है तब। लेकिन वस्तु में हमेशा परिवर्तन हो रहा है। अगर हम क्या नाम है सो वस्तु में परिवर्तन नहीं ग्रहण करेंगे तो जो एक बच्चा आज जन्म लिया है वो जब थोड़ा 2 साल का हुआ तो बच्चा तो खत्म हो गया, क्योंकि हम तो मान नहीं रहे हैं, परिवर्तन को मान नहीं रहे। तो परिवर्तन नहीं मानने से क्या होगा? तो वो जो बच्चा था वो तो खत्म हो गया, वो तो मर गया। अब कहाँ वो बच्चा, ये तो दूसरा है कोई। तो इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा? नित्यपन्ना भी बच्चा आत्मा। आवाज चलेगी म्यूट हो गए भाभी जी आपकी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, क्या? म्यूट हो गया आपका। वीडियो भी नहीं हो रहा था। ललिता जी आप म्यूट हो गए हैं। असल में एक फोन आ गया था, उन्होंने अभी पैर का ऑपरेशन कराया है, तो मेरे को काटने में ठीक नहीं लगा कि थोड़ा बोल देते हैं ना, ठीक हो जाएगा तो थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है, इसलिए मैं उनका फोन काटती नहीं। हम क्या समझ रहे थे? सत्ता समझ रहे थे कि जिसको हम अस्तित्वपना कह रहे हैं वही सत्ता आचार्य कह रहे हैं नित्य रूप भी है, अनित्य रूप भी है। नित्य रूप कैसे है? बच्चा जन्म लिया, बच्चा एकदम छोटा सा 1 फुट का रहता होगा बेसी से बेसी, वही बच्चा 2 साल का हो गया। अगर हम उसमें खाली अस्तित्व नित्यपना मानेंगे तो वो बच्चा तो कब का ही छूट गया। उस हिसाब से तो अब वो बच्चा है नहीं, ये तो दूसरा बच्चा है। तो हमको नित्यपना भी मानना पड़ेगा और अनित्यपना भी मानना पड़ेगा कि नहीं, वो जो बच्चे का स्वरूप था जिस समय वो पैदा हुआ था वो स्वरूप अब चेंज हो गया। तो अगर हम अनित्यपना नहीं मानते हैं तो आचार्य कह रहे हैं कि सत्ता का ही नाश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम ये कहेंगे ये तो बच्चा दूसरा है, अब दूसरा बच्चा कहेंगे तो उसके मतलब उसकी आत्मा का नाश कर दिया हमने। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम उस सत्ता को कुटस्थ मान लें कि नहीं हमेशा नित्य रूप है, तो फिर सत्ता का नाश हो जाएगा। आपको सत्ता का नाश मानना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु तो बदल गई, उसका तो स्वरूप चेंज हो गया। आपने इतना छोटा सा कलम लगाई उसकी लाके गुलाब के फूल की, वो गुलाब का फूल बड़ा हो गया, उसमें गुलाब के फूल आने लगे। आप क्या करें? नहीं वो तो कब का ही नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया तो ये कहाँ से आया? अगर आप उसको नष्ट मान रही हैं तो गुलाब का पेड़ का नाश हो गया, उसमें से उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसलिए कहते हैं आचार्य कि यदि वस्तु को सर्वथा नित्य ही मान लिया जाए तो सत्ता का ही नाश हो जाएगा।
क्योंकि नित्य वस्तु में क्षणवर्ती पर्याय का अभाव हो जाएगा। क्षणवर्ती पर्याय मतलब हम नहीं पकड़ पा रहे, क्षणवर्ती पर्याय हमारे पकड़ने की चीज नहीं है, लेकिन बहुत बदलती है तो पर्याय हमारे पकड़ में आती है। लेकिन अगर हम वस्तु को नित्य मान लेंगे तो हमारे लिए तो वो पर्याय भी खत्म है। एक दिन का बच्चा है, वो 5 दिन मान लीजिए, रोज जो बढ़ रहा हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन 1 महीने के बाद जो बच्चा बढ़ा वो तो हमें पता चला ना। तो हम तो अगर परिवर्तन को नहीं मानेंगे, पर्याय को नहीं मानेंगे, जो क्षणवर्ती पर्याय बढ़ रही है उसको अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर सत्ता का विनाश हो जाएगा, ऐसा आचार्य हमें समझा रहे हैं। इसलिए परिणाम के अभाव से वस्तु का अभाव होता है। अगर हम परिणाम नहीं मानेंगे, पर्याय उसमें बदलती हुई नहीं मानेंगे, तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि वो तो दूसरा ही बच्चा हो गया। जो बच्चा जन्मा था वो तो अब है ही नहीं, ये तो कोई दूसरा बच्चा है। यानी जो द्रव्य रूप जीव था हमने उसका नाश कर दिया। जैसे मिट्टी का कोई ढेला है ना, मिट्टी के ढेले की हमने पर्याय का नाश होने से, पर्याय का नाश हुआ, हमने घड़ा बना लिया। अब हम ये कह दें कि ये तो घड़ा है, मिट्टी नहीं है, मिट्टी का तो विनाश हो गया। तो द्रव्य रूप से हम मिट्टी का विनाश कर देंगे, तो जो मिट्टी का घड़ा जो आप बोल रहे हैं कि ये मिट्टी का घड़ा है, फिर वो मिट्टी शब्द कहाँ से आया? वो मिट्टी का घड़ा, मिट्टी जो हम बोल रहे हैं वही तो सतरूप है, वही सतरूप, ये पर्याय चेंज हुई उसकी। तो हम महासत्ता में घड़ा रूप होना ये अवान्तर सत्ता है, महासत्ता मिट्टी रूप है, तरह तरह से बदलती रहती है वो। लेकिन महासत्ता की पहचान क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, अनंत पर्याय से युक्त है। ये सारा गुण किसमें है? महासत्ता में, अवान्तर सत्ता में नहीं है। क्यों नहीं है? अवान्तर सत्ता में एक ही पर्याय में आप उसी पर्याय को नष्ट करके उसी पर्याय का उत्पन्न होना नहीं घटा सकते, और उसी पर्याय का द्रव्यपना नहीं घटा सकते। एक पर्याय खत्म हुई, दूसरी निकली, एकदम बिल्कुल दूसरी पर्याय निकली। इससे हम क्या समझते हैं? आप कोई भी मत लिखने की कोशिश करिएगा, विषय बहुत गहरा है, विषय बहुत कठिन है। मैं अपने जी भर आप लोगों को माइंड में सेट कर देना चाहती हूँ। आप लोग को लिखना हो, आप लोग ऑडियो वीडियो सुन के लिखिएगा। समझाते समय कोई भी ना लिखें, अगर समझना चाहते हैं तो। लिखेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग भी लिखते थे, इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ नहीं चलता, उपयोग एक ही होता है। आपको जो लिखना हो ऑडियो से लिखिए, समझ लेंगे तो ऑडियो से आप खूब बढ़िया से लिख लेंगे। और ये विषय समझने का ज्यादा है ना, एकदम बढ़िया से दिमाग में सेट हो जाएगा विषय, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, बहुत अच्छी गाथा है, परंतु बहुत गहराई वाली गाथा है। अब जैसे मिट्टी का घड़ा बना, आप तो कहते मिट्टी कहाँ, इसमें मिट्टी तो नहीं है। ये दूसरा आदमी आके कहता है, जो वो मिट्टी थी उसी का घड़ा बना। एक आदमी कहता है ये तो घड़ा है, वो मिट्टी नहीं है। तो जो आदमी कह रहा है कि जो मिट्टी पड़ी थी उसी से घड़ा तैयार हुआ, ये कौन उसकी धारणा शक्ति, ज्ञान बोल रहा है कि भाई उसी मिट्टी से घड़ा तैयार हुआ। अगर हम इसको नहीं मानते हैं कि मिट्टी से घड़ा बना, तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा, ज्ञान ही खत्म हो जाएगा। कि इसी को तो ज्ञान कहते हैं। कोई चीज हम पहले देखे रहते हैं तो हाँ ये चीज ऐसी है, अगर हम उस चीज को की द्रव्यता नहीं मानेंगे तो ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा। तो इस तरह से कह ले कि मैंने पहले ये वस्तु देखी थी, ये वस्तु तो वही है। अगर हम इस तरह से वस्तु की द्रव्यता को नहीं मानेंगे तो वस्तु का नाश हो जाएगा। और अगर हम वस्तु में उत्पाद व्यय नहीं मानेंगे तो भी वस्तु की नाश हो जाएगा, क्योंकि वस्तु हमेशा नित्य और अनित्य रूप दोनों तरह से पाई जाती है। अब जैसे यहाँ पर आचार्य दे रहे हैं, जैसे बालक युवा वृद्धावस्था में पुरुष वही नित्य रहता है, जो अभी मैंने उदाहरण दिया था कि बच्चे की आत्मा तो वही है, पर शरीर से वो बच्चा था, युवा हुआ, वृद्ध हो गया। आप कह दो वृद्ध होने पर, नहीं ये तो वो आत्मा थोड़ी है, ये तो आत्मा बदल गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा वो जो जीव है वो महासत्ता है, उसके अंदर क्या हुआ? उत्पाद हुआ, फिर उसका बचपने का व्यय हुआ, जवानी का उत्पाद हुआ, जवानी का व्यय हुआ, वृद्धावस्था का उत्पाद हुआ। तो जो महासत्ता है, यहाँ पर आचार्य ये बहुत अच्छी तरह समझाना चाह रहे हैं, जो उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है अथवा जो निरंतर पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो किस में हो रही है? तो आचार्य कहते महासत्ता में। सत्ता को आचार्य ने दो भेद करके समझाया,
ये अपनी सब किताब में जो हम किताब पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी व्याख्या वगैरह नहीं है, उसमें केवल शब्दार्थ है। हम लेकिन थोड़ी व्याख्या अवश्य समझेंगे। तो यहाँ पर सत्ता को आचार्य ने दो तरह से बताया, एक महासत्ता, एक अवान्तर सत्ता। जो पर्यायों से युक्त है, नाना पर्यायों से युक्त है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, उसको महासत्ता। जैसे एक सोना है, उसी का पहले मुकुट बना, उसी का तोड़ के हार बना, तो ये पर्याय किसमें घटी? उस सोने में घटी, उस स्वर्ण में ये पर्याय घट रही है। आप उसको अब तोड़ करके चूड़ी बना लिए, कल उसको तोड़ करके आप और कुछ बना लिए, परंतु वो सोना उसमें द्रव्यता है। ये जो अनंत पर्याय घटी, समझ खूब बढ़िया से समझिएगा, जो ये हार बना, मुकुट बना, चूड़ी बना, करधनी बना, जो भी आप उसका बना, ये किसका बन रहा है? ये पर्याय किसमें घट रही है? उसी एक सोने में घट रही है। तो जो द्रव्यता है सोना में, वास्तव में ये पर्याय उसमें घट रही है। ऐसा नहीं है कि जो मुकुट था, मुकुट ही आपका, मुकुट का जो सोना था वो हार बना, मुकुट नहीं सोना बना है, मुकुट नहीं हार बना है। ध्यान दीजिएगा, मुकुट का जो सोना है वो हार बना है, न कि मुकुट को घुमा उमा के हार बना लिए, है ना। तो इसलिए जो उत्पाद व द्रव्य घटता है वो महासत्ता में घटता है, न कि पर्याय में घटता है। पर्याय, एक पर्याय का उसी का उत्पाद भी घटा दें, उसी पर्याय में भंग भी मतलब व्यय भी घटा दें और द्रव्य भी घटा दें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पर्याय द्रव्य नहीं होती। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ होता है अथवा द्रव्य होता है। तो इसलिए जो महासत्ता है वो क्या है? उत्पाद व द्रव्य से युक्त है और नाना नाना तरह की पर्यायों से, इसमें कहा ना नाना पर्याय, अनंत पर्यायों से युक्त, होती रहती है पर्याय। एक ही सोना पता नहीं कितनी हम जब उसको बेच देते हैं दुकानों में ले जाके, पता नहीं क्या 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 बनता रहता है, सोना वही रहता है। तो कह रहे हैं कि सभी पदार्थ जितने हैं उसमें क्या क्या गुण है, उसकी महासत्ता कैसी है, उस महासत्ता में क्या क्या पाया जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, नाना प्रकार की और बहुत अनंत पर्यायों से युक्त है, और सप्रतिपक्षी है। जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने की है, सप्रतिपक्षी है, प्रतिपक्ष से रहित है। अभी ये सोना मुकुट था, अभी ये सोना गले का हार बन गया। गले सोने का मुकुट जो था वो हार की अपेक्षा अनित्य है, हार है वो सोने मुकुट की अपेक्षा अनित्य है, लेकिन वही हार अपनी अपेक्षा सत्य है, और मुकुट जो है अपनी अपेक्षा सत्य है। परंतु जो सोना है वो हार के समय भी सत्य है और मुकुट के समय भी सत्य है, वो विद्यमान है, उसका अस्तित्व नहीं खत्म हुआ है। जो इसका जो अस्तित्व नहीं खत्म होता है उसको कहा जाता है महासत्ता, और जिनका अस्तित्व बदलता रहता है उनको कहा जाता है अवान्तर सत्ता। पकड़ में आ रही होगी बात? साई जी, हाँ बेटा। हम लोग ये कह सकते हैं तब द्रव्यता ही सत्ता है? नहीं, वही तो आया ना कि अगर तुम उसको नित्य मान लोगे तब तो फिर कोई भी चीज नित्य रहती नहीं है ना। पहले सबसे पहले हाँ। तो यही समझाया गया ना कि अगर हम किसी भी वस्तु को नित्य मान ले, जैसे जो बच्चा आज हुआ हम तो यही नित्य है, तो 2 बरस के बाद वो बच्चा खत्म हो गया, या 4 दिन के बाद, जब भी हमको हमारे में जब भी परिवर्तन पकड़ में आया, वैसे तो हर क्षणवर्ती हो रहा है, हर क्षणवर्ती वाला परिवर्तन हम नहीं पकड़ पाते। 4 दिन के बाद फिर हमको तो बोलना पड़ेगा कि वो पहले वाला बच्चा तो खत्म हो गया, क्योंकि हम तो देख रहे हैं सामने वो बच्चा 2 इंच बढ़ चुका है। तो इसीलिए कहा गया ना कि अगर हम द्रव्यता को, नित्यता को ही सर्वथा नित्य स्वीकार करेंगे तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो बच्चा रहा ही नहीं जो पहले था, 4 दिन पहले था वो बच्चा तो है नहीं। लेकिन द्रव्यता परस्पर अगर पर्याय चेंज हो रही है तो भी द्रव्यता तो हर समय रह रही है उस बच्चे में वही। तो कहा, तभी तो कहा जा रहा है ना कि पर्याय समेत द्रव्यता है, यही तो अच्छा। कहा जा रहा है कि वो द्रव्यता जो है महासत्ता है ना, उसी को महासत्ता कहा। ये महासत्ता सभी पदार्थों में, यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य, महासत्ता और अवान्तर सत्ता में एक तो भेद पकड़ाना चाह रहे हैं, दूसरा चीज ये पकड़ाना चाह रहे हैं कि महासत्ता है वो सारे द्रव्यों में एक जैसी है। कैसे एक जैसी है? कि सभी उत्पाद में द्रव्य से युक्त है, सभी में अनंत पर्याय है, सभी सप्रतिपक्षी है,
सभी भंग उत्पाद वे द्रव्य से युक्त है, अनंत पर्याय से युक्त और सभी नाना रूप वाली है और सभी का अस्तित्व है। ये 5 विशेषण आचार्य देके कह रहे हैं कि महासत्ता जो ये है, जो सभी द्रव्य की अथवा सभी पदार्थ की है, ये 5 गुणों से युक्त है। क्या? महासत्ता, जिसका कभी पूरे अपने स्वरूप से विनाश को नहीं प्राप्त होती, द्रव्य रूप से विद्यमान रहती है। लेकिन वही जब कहते हैं कि एक दूसरी सत्ता भी है, शिष्य ने कहा आपने महासत्ता के हिसाब से सारे पदार्थों को एक कर रहे हैं, तब तो सभी चीजें एक हो गई। फिर एक आप ये कैसे घटा रहे हैं कि हम मेरे स्वक्षेत्र में स्व चतुष्टय में विद्यमान हूँ, दूसरे के चतुष्टय में विद्यमान नहीं हूँ। जब महासत्ता से सारे द्रव्य एक हैं तो सब एक दूसरे के लिए हैं। तब आचार्यों ने कहा महासत्ता से इसलिए एक है कि जो 5 हमने विशेषण बताए ये सभी द्रव्य में पाए जाते हैं, लेकिन अवान्तर सत्ता अलग अलग है। सभी द्रव्यों का परिणमन अपने हिसाब से है। यद्यपि वो नाना पर्यायों वाला है, अनंत पर्यायों वाला है, उत्पाद द्रव्य व्यय से युक्त है, होते हुए भी अवान्तर सत्ता सबकी अलग अलग है। हम इसको बहुत मोटे रूप में समझे। हम अभी सब कोई जूम पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा सुन करके। क्या हम सबका एक जैसा परिणमन चल रहा है? नहीं चल रहा है। जबकि महासत्ता हम लोग की सबकी एक है। अभी यहाँ पर हम सब एक जूम से जुड़े हुए हैं, तो महासत्ता के हिसाब से हम एक हैं, एक चीज सुन रहे हैं और एक चीज पढ़ रहे हैं। पढ़ते हुए भी एक ही शब्द मेरा बोला जा रहा है, लेकिन इसी शब्द को सुन करके जितने हम लोग हैं, किसी के माथे में कुछ चल रहा है, किसी के माथे में कुछ चल रहा है। इसी को कहा जाता अवान्तर सत्ता। अवान्तर सत्ता में पर्याय नहीं होती, उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं होते, वो एक समय वाली होती है, अगले समय में वो खत्म, दूसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं घट सकता, क्योंकि अगर हम एक पर्याय में अगर हम उत्पाद व्यय द्रव्य घटाएंगे तो जिस पर्याय में घटाएंगे वो तो विनाश को प्राप्त हो रही है, तो उत्पाद किस में घटाएं? उत्पाद तो दूसरी पर्याय का हो रहा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं अवान्तर सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त नहीं है। अवान्तर सत्ता सभी पदार्थों की अपनी अपनी है। महासत्ता अनंत अनंत पर्याय वाली है, 3 लक्षण से युक्त है, वो तो महासत्ता है। और जो इसकी ही उल्टी है, महासत्ता की जो उल्टी है, प्रतिपक्ष सपरिपक्खा, जो प्रतिपक्ष से सहित है, वो अवान्तर सत्ता है। क्योंकि वो महासत्ता तो पहले वाली पर्याय को भी अपने में ले रखी है, दूसरी वाली पर्याय को भी ले रही है, अनंत पर्याय उसमें आ रही है, वो कुछ नहीं। लेकिन जो अवान्तर सत्ता है वो एक पर्याय को छोड़ी तो उसको छोड़ दी, दूसरी पर्याय में आ गई। तो एकदम बिल्कुल जहां वो अनंत पर्याय को ले रखी है, वहां अवान्तर सत्ता एक पर्याय वाली है। ये दोनों में एकदम उल्टा हो गया ना, अनंत का उल्टा एक हो गया। समझ में आ रही है बात? सुलोचना जी आपको नींद आ रही है क्या? अनंत पर्याय का उल्टा, अनंत का उल्टा क्या होगा? एक। बहुत का उल्टा एक होगा, एक का उल्टा बहुत होगा। तो जहां महासत्ता अनंत पर्याय वाली है, वहां अवान्तर सत्ता मात्र एक पर्याय वाली है। तो ये जो हर समय पर्याय चेंज होती है, वो कहलाती अवान्तर सत्ता। तो प्रत्येक पदार्थ सपरिपक्खा, प्रतिपक्ष से सहित है। कहने का मतलब अनंत पर्याय से भी युक्त है वो, और एक पर्याय से भी, अवान्तर सत्ता महासत्ता से भी सहित है और अवान्तर सत्ता से भी सहित है। अंतर महासत्ता से सारे द्रव्य एक हैं। क्यों एक हैं? जो 5 विशेषण इन्होंने बताए, अनंत पर्यायों वाला है, प्रतिपक्ष सहित है, भंग उत्पाद व्यय से युक्त है, और नाना प्रकार की क्या नाम है सो नाना स्वरूपों में विद्यमान है और सब पदार्थों में है। इस तरह से महासत्ता, सबकी महासत्ता के अंदर जो ये 5 गुण बताए गए, जैसे कोई कहे एक आदमी में क्या क्या होता है, तो आदमियों में क्या क्या होता है, जो मनुष्य पर्याय है, तो हम क्या कहेंगे? उसको 2 कान होते हैं, एक नाक होता है। जैसे हम लोग बचपन में लेख लिखा करते थे, गाय पर लेख लिखो, तो हम कहाँ से शुरू करते थे? गाय एक पालतू जानवर है,
उसको घर में पाला जाता है। ये जो जो सब उसके 2-4 हाथ पैर होते हैं, ऐसे होते, जो भी हम लोग एकदम छोटे बचपन में लिए, तो ये क्या हुआ, ये सारी गायों में पाया जाना वाला गुण हो गया। तो उसी तरह सभी पदार्थों में जो 5 गुण पाया जा रहा है उसको कहा गया महासत्ता। और सभी पदार्थों में जो अलग अलग पर्याय पाई जा रही है वो पर्याय कही जाती है अवान्तर सत्ता। तो इसलिए कहा जाता है महासत्ता तो सबकी एक जैसी है, परंतु अवान्तर सत्ता से सभी द्रव्य अथवा सभी पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। आप हम सभी सकल सूरत से हमारी महासत्ता एक जैसी है, लेकिन अवान्तर सत्ता लेने चलेंगे, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, ये हमारी अवान्तर सत्ता हो गई। लेकिन महासत्ता से हम सभी एक मनुष्य पर्याय में हैं, ये हमारी महासत्ता। अवान्तर सत्ता सबकी अलग अलग। तो ये इस तरह से प्रत्येक पदार्थ ये दोनों सत्ता सहित होते हैं। महासत्ता में सभी पदार्थ एक जैसे हैं, क्योंकि महासत्ता का जो लक्षण है वो सभी पदार्थों में पाया जाता है, परंतु अवान्तर सत्ता अलग अलग है। क्यों? कोई किसी की पर्याय 10 मिनट के बाद पता चलती है, किसी, हम पता चलने वाली पर्याय की बात कर रहे हैं, क्षणवर्ती पर्याय तो हमें पता ही नहीं चलती। किसी की पर्याय, जैसे आप एक लोहे से कुछ बर्तन बनाने बैठिए, लोहा को कितना तपाना पड़ता, कितना सख्त होता है। वहीं सोना, वो सुनार लोग हल्की सी भट्टी में करके और कर लेते हैं। तो देखिए अवान्तर सत्ता दोनों में है, लेकिन दोनों में अंतर है ना, उसके गर्म होने में, उसके गर्म होने में। तो अवान्तर सत्ता में भेद है, परंतु महासत्ता के जो 5 लक्षण हैं वो सभी द्रव्यों में, सभी पदार्थों में पाया जाता है। अब हम इसका अर्थ करते हैं, आप लोग सब कोई ध्यान से सुने। सत्ता शब्द पयत्था, ध्यान देंगे, पयत्था में संधि विच्छेद है, किताब में नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी, आप सब लोग पेंसिल लेके बैठे और किताब में ही उसी शब्द के पास जो इस किताब में विद्यमान नहीं है, उन शब्दों का व्याकरण अथवा संधि विच्छेद कॉपी में ना लिख करके पेंसिल से, कलम से ना लिखें, पेंसिल से लिखेंगे तो मिटा सकते हैं। वहीं पर उस शब्द के पास, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं, सीखने के लिए हमें शब्दों के जितने नजदीक में चीजें मिलेगी हमको उतनी जल्दी याद होगा। तो अभी हम उसी शब्द के पास अगर लिखेंगे तो जब भी किताब खोलेंगे वो हमें दिख जाएगी और हमारी भाव वासना बढ़ती जाएगी। तो पयत्था हो अथवा पदस्था हो, पदस्था है तो पद प्लस अस्था, पयत्था है तो पय प्लस अत्था। यहाँ पयत्था या पदास्था क्यों नहीं हुआ? अ प्लस अ मिलके आ होना चाहिए। ये प्राकृत भाषा का सिद्धांत है, व्याकरण का अटूट नियम है। संयुक्त अक्षर के पहले दीर्घ स्वर हर्ष हो जाता है। और अ मिलके आ होना चाहिए, दीर्घ आकार होना चाहिए, लेकिन दीर्घ नहीं होकर के आकार रह जाता है, तो पयत्था अथवा पदस्था रह गया। ये आप पूरी माने सत अस्तित्व सब पयत्था, सभी पदार्थों में सविश्व रूपा कैसी है? नाना रूपों वाली, नाना स्वरूपों वाली है। जो अस्तित्व है, कहते हैं अनंत पद सपरिपक्खा और प्रतिपक्ष से सहित है। होती माने होती है, क्या? एक का माने सामान्य से, सामान्य से सत्ता कैसी होती है? ये सत्ता का सामान्य गुण है, और जिस जिस वस्तु का अस्तित्व है उसमें ये सामान्य गुण पाए जाते हैं। आगे जो गुण पाए जाएंगे अवान्तर सत्ता वाले, वो सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पर यद्यपि इसमें ऐसा कोई अवान्तर सत्ता और सत्ता का भेद नहीं करा गया है, लेकिन ये गाथा बहुत जरूरी थी समझानी।
इसका विश्लेषण करना जरूरी था। यद्यपि मैं सबको कह रखी हूँ कि मैं बहुत प्रवचन वाली चीज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कुछ गाथाओं को हमें अवश्य समझना चाहिए, तभी पंचास्तिकाय पढ़ने का फायदा होगा। आप लोग ऐसा न सोचेंगे कि मैं प्रवचन कर रही हूँ, मैं समझाने के लिए, इतना आप लोगों को बात समझाने के लिए करी हूँ। फिर समझिएगा, यहाँ पर सत्ता के हिसाब में, चूंकि आचार्य क्या पढ़ा रहे हैं हमको, पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय यानी 5 द्रव्यों का अस्तित्व है, अस्थि रूप से है। अस्तित्व क्या है? अस्तिकाय रूप से है। तो वो अब अस्तिकाय रूप से है, तो उसी की भाई वो अस्तिकाय रूप से है तो कितने दिन रहेंगे, कब तक रहेंगे, अगर अस्तिकाय रूप से है तो उनमें क्या विशेषता है, इसी चीज को पकड़ाने के लिए यहाँ पर आचार्य हमें सत्ता का विश्लेषण करके इस गाथा में बताए हैं। इस गाथा में तो बहुत थोड़ा सा सब्जेक्ट है, मैं उसको जितना विस्तार कर सकती थी आप लोग को विस्तार करके बताई हूँ। एक गाथा और ले लें कि प्रश्न का है? मंजू जी क्या करना है? प्रश्न लीजिए दीदी, 10 मिनट ही नहीं बचा। ललिता जी, स्वकाल की अपेक्षा अपन कैसे घटाएंगे? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र और स्वकाल पर काल कैसे? जो नित्य अपन घटाए ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, अभी आपने बताया ना चतुष्टय की अपेक्षा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा अस्ति है और पर की अपेक्षा नास्ति है। ऐसी काल की अपेक्षा जो अपन कैसे लेंगे? स्वद्रव्य स्वक्षेत्र समझ में आया, काल की अपेक्षा स्व और पर कैसे निकालेंगे? हाँ, स्व का मैं यहाँ पर अपने काल में व्यवस्थित हूँ, आप वहाँ पर अपने समय में व्यवस्थित। जहाँ पर आप व्यवस्थित जिस समय में, मैं वहाँ जिस समय में 6:50 हो रहा है, उस 6:50 में आप वहाँ हैं उस काल में, मैं आपके काल में वहाँ पर नहीं हूँ, मैं अपने काल पर व्यवस्थित हूँ। ठीक है। तो ये बताइए, ये ना कल आपने बताया था ना, ये विधि करदंत के बारे में थोड़ा सा बताइए। करदंत और संबंधक करदंत दो के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये ना विधि करदंत मुझे कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया। विधि करदंत आपने कल बताया था ना, जो संकेतिक शब्द में आता है, जैसे विधि करदंत के बारे में थोड़ा सा बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ आ रही है। अच्छा, क्लास के समय 8:15 कर दें क्या? 7 से 8:15, क्योंकि फिर तो ऐसे तो बहुत ही जल्दी 1 घंटा तो कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता है। हाँ कर दीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचती हूँ एक गाथा और ले लें दीदी। एक गाथा और ले लेते हैं, वही कह रहे हैं। एक गाथा और ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो फिर पूछना भी है ये ललिता जी, सवोपयत्था का जो आपने संधि विच्छेद बताया, ये एक बार फिर से बताइए ना, कैसे बताया आपने सवोपयत्था का संधि विच्छेद? सब का कुछ नहीं बताया भाभी, पयत्था का बताया। हाँ तो पयत्था का। एक संधि विच्छेद का ना, या तो आप एक पेपर पे लिख के ऐसे दिखा दीजिए तो सबको समझ आ जाएगा। नहीं, थोड़ा आप लोग अपने मेहनत करिए। अभी आप ऐसे बताइए ना। अब हनी है नहीं, इसलिए मैं बहुत मेहनत नहीं कर पाऊंगी। एकदम बहुत बढ़िया से ऑडियो वीडियो जा रहा है, आप लोग सुनिए और करिए। थोड़ा सा अपना से करना सीखेंगी तभी शब्दों को समझेंगी। जब तक आप मेरी उंगली पकड़ी रहेंगी, वो फिर उंगली पकड़ने का भाव ही बना रहेगा, है ना। थोड़ा सा अपने से करना सीखिए। मैं तो कितनी बार अभी भी बोली हूँ, और फिर भाभी पूछ रही तो बता ही रही हूँ। तो पयत्था, एक का मान सामान्य, पयत्था का संधि विच्छेद होगा पय प्लस अथा, आधा त था, अथा। अथवा पदस्था है तो पद प्लस अस्था। तो यहाँ मैंने ये बताया, द में भी या तो पय प्लस अथा करते हैं तो यह कैसे बनता है, यह प्लस अ से यह बनता है, इतना तो हम लोग को सबको पता होगा। यह में हलंत, जिसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, हलंत लगा हुआ यह व्यंजन कहलाता है। व्यंजन अंदर जब स्वर मिलता है तब वो पूर्ण अक्षर कहलाता है। तो इसमें अ मिला हुआ ऑलरेडी पहले से, संधि का ये नियम होता है। और उसके बाद पय प्लस अथा कर रहे हैं तो अथा, उसमें भी यह है। जो अपनी संस्कृत की व्याकरण है उसमें अगर इस तरह से आता पय प्लस अथा तो वो बनता पयाथा। वहां पर क्या होता, अ मिलके आ हो जाता, पयाथा बनता। लेकिन प्राकृत भाषा में ये नियम है, ये सिद्धांत है। अथा चूंकि संयुक्त अक्षर है, आधा त और थ संयुक्त अक्षर कहते हैं इसको,
दो मिले हुए अक्षर हैं। तो दो मिले हुए अक्षर के पहले अगर दीर्घ स्वर रहता है, जैसे आ दीर्घ स्वर हो गया, अ प्लस आ इज इक्वल टू दीर्घ स्वर, तो वो सिंगल हो जाता है। म्यूट हो गया ललिता जी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ नहीं नहीं, बीच में 2 मिनट नहीं आई, अभी आई है, वापस बोलिए वहां से। पै प्लस था, तो यहाँ पर य का अ और अ मिलके आ होना चाहिए नियम से। संस्कृत में ये है अ प्लस अ इज इक्वल टू आ हो जाता है। होता इसमें भी है, लेकिन इसमें एक नियम और है। संयुक्त अक्षर के पहले अगर दीर्घ स्वर रहता है तो एक स्वर गायब हो जाता है, विलोप, गायब नहीं बोला जाता, विलोप बोला जाता है, विलोप हो जाता है। तो यहाँ पर पै प्लस अच्छा जब संयुक्त बना, दोनों की संधि हुई, तो अच्छा वाला अ विलोप हो गया और शब्द बन गया पयत्था। ना, और इसके पहले पद प्लस आस्था, तो ये 2 वर्ड क्यों आए? ये जब एक पयत्था ही है तो पै प्लस अत्था हुआ, तो पद प्लस आस्था क्या हुआ फिर? ये वही हो गया पद प्लस तथा में पदार्थों में स्थित, वो पद में स्थित यानी जो पदार्थ में स्थित है, वो दोनों का मीनिंग एक ही है। प्राकृत भाषा है भाभी, प्राकृत भाषा में थोड़ा सा अंतर मिला करता है, तो कहीं कहीं पर पदस्था भी है। तो इसलिए मैंने इसको ये कर दिया कि जैसे अभी मेरे पास एक किताब शायद इसी में है क्या, पदस्था कहीं हमने पढ़ा था सुबह, इसी में है क्या? ना, इसमें तो एक मन सामान्य है। अवान्तर भेद समझेंगे क्षणवर्ती पर्याय को। एक मन सामान्य है। कई लोग बोल रहे हैं इसलिए, अगर एक अभी मत बोलिए, एक आदमी बोलिए। इस वो एक हैंड मन रेज वाला समान, कल तो सिखा देगी मंजू जी को। एक दिन में आदमी इतना चीज नहीं सीख पाता है। हम लोग ये बच्चों की चीजें हाँ, सारी ये हैं। इसमें आप लोग हैंड रेज उठाएंगे ना, तो उससे फिर एक एक करके पूछ लेंगे कल से। एक का मन सामान्य है भाभी। हाँ? एक का मन सामान्य हाँ, है। एक का मानी यहाँ पर सामान्य है। एक का सत्ता, अच्छा, सामान्य सत्ता या अच्छा। एक सत्ता, जो भी निकालिए, यहाँ एक का मतलब सामान्य है, एक का सत्ता मतलब जो सब में एक सी पाई जाए, यानी सामान्य सत्ता। जैसे सामान्य से मनुष्य के एक नाक होता है, दो आंख होता है, दो कान होती है, एक मुंह होता है, एक सिर होता है, दो हाथ होता है, तो ये सामान्य एकदम मनुष्य के सामान्य आकार की बात है। तो उसी तरह से एक का मतलब एक का एक सत्ता, महासत्ता अथवा सामान्य सत्ता। ये ललिता जी आपने बताया था जैसे कि जो अव्यय होते हैं उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगता है, जैसे ण व च, जो ये अव्यय है मतलब वो एक सिंगल अक्षर ही होता है। पर इसमें जैसे 7वें में जैसे ऋणंचम लिखा हुआ, फिर वहां पे अव्यय लिखा हुआ है, एक छठी गाथा में चेव लिखा हुआ है, वहां भी अव्यय लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब फिर नहीं, आप समझी नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा था। नहीं, अव्यय जो एक अक्षर होता है उसके आगे पीछे कुछ लगता नहीं है मैंने ना। ये नहीं कहा था कि अव्यय एक अक्षर होता है। अच्छा, ये मैं मैंने वो नहीं नहीं किया समझी था। हूँ। मैंने समझाया था व्यय हाँ, मतलब नाश, अव्यय मतलब नाश नहीं होना, अथवा व्यय मतलब रूप बदल जाना, अव्यय मतलब रूप नहीं बदलना। तो जैसे वी है, 7वीं गाथा में वी है ना, तो हाँ, वो वी है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आया है तो वी है, आगे किसी के साथ आएगा तो वाह हो जाएगा। अगर वाह होगा तो वो दूसरा वाह है। इस वी का वाह अथवा, वाह माने अथवा, इस वी का रूप, ये वी जब भी आएगा तो वी के ऐसा नहीं कि इसके आगे पीछे मान लीजिए बहुवचन आ गया, अथवा स्त्रीलिंग आ गया, अथवा पुल्लिंग आ गया, तो ये वी बदल करके वाह हो जाए, वे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जो अव्यय रहते हैं वो अपने स्वरूप में ही रहते हैं। उनमें जैसे हम लोग प्रथमा द्वितीय तृतीया जो कारक वाली बात कहते हैं, इनमें कारक का यूज नहीं होता है, ये कारक के हिसाब से बदलते नहीं हैं, ये मैंने कहा था। अब नहीं, वही तो ये 7वीं गाथा में जैसे ऋणंचम है ये लिखा हुआ है, उसके आगे अव्यय लिखा हुआ है 7वें नंबर की गाथा में। हाँ,
हाँ ये अव्यय है, नित्य। उसके हाँ आगे अव्यय हाँ लिखा तो है। नित्यम है, नित्यम मतलब नित्य। अब किसी मान लीजिए द्रव्य के लिए आए तो द्रव्य तो क्या नाम है, सो ये होते हैं नपुंसक लिंग है द्रव्य। ये मान लीजिए किसी स्त्री के लिए आए कि स्त्री हमेशा सुंदर होती है, तो वहां पर भी नित्यम, नित्यम स्त्री जो भी इसका बनेगा प्राकृत भाषा में वहां भी नित्यम आएगा, जबकि संस्कृत भाषा में नीचा हो जाएगा, वहां बदलता है रूप। यहाँ इस प्राकृत भाषा में इनको अव्यय माना है, वे बदलते नहीं है, किसी के साथ भी आए, चाहे स्त्रीलिंग के साथ आए, बहुवचन के साथ आए, पुल्लिंग के साथ आए, नपुंसक लिंग के साथ आए। किसी किसी में नपुंसक लिंग तो होता भी नहीं है, 2 ही लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये हमेशा नित्यम रहेगा, निच्चा, निच्चो ऐसा नहीं हो जाएगा। मैं समझी थी कि जो अव्यय होता है वो खाली सिंगल वर्ड का होता है, नहीं, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। वही तो मैं मैं कही, सोची मैं थी कि समझ हाँ गई, कि मैं वही हाँ तो समझ गई है मैं कि आप, मैंने वो नहीं कहा कि सिंगल वर्ड, मैं ऐसा वही नहीं। समझ रही थी। समझ का सब जगह दो दो शब्द भी हैं, तो एक सिंगल वर्ड का होता तो कैसे होगा। ठीक है। ललिता जी मैं भी पूछना चाहती हूँ, ये जो ये अवान्तर सत्ता है वो क्षणवर्ती पर्याय हुई क्या? नहीं, क्षणवर्ती पर्याय से मतलब अवान्तर सत्ता, क्षणवर्ती पर्याय से यहाँ ये मतलब नहीं कहेगा कि जो अवान्तर सत्ता है वो सबकी भिन्न भिन्न है। जिस तरह से महासत्ता के 5 विशेषण हैं वो सभी में विद्यमान है, जिसकी भी महासत्ता है वो सब में है। परंतु अवान्तर सत्ता, किसी का उत्पाद बहुत जल्दी होता है, किसी का व्यय जल्दी हो जाता है, किसी की पर्याय बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। तो ये कहना चाह रहे अवान्तर सत्ता सबकी भिन्न भिन्न है, वो उत्पाद वे द्रव्य से युक्त नहीं है। ये जो लक्षण इसमें आया वो ये सप्रतिपक्षा, इसीलिए इन्होंने दे दिया सपरिपक्षा, यानी जितनी भी चीज हम इसमें बता रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं ये सभी प्रतिपक्ष से सहित है। कैसे है? ये जो महासत्ता है वो नाना स्वरूप वाली है, अवान्तर सत्ता एक स्वरूप वाली है। जिस समय जो पर्याय है, जिस समय सोने का हार बनाया वो हार रूप से ही है ना। लेकिन इसमें क्या है, ये पहले हार था फिर मुकुट हुआ, दोनों चीज वही एक सोना ही बना। महासत्ता में दोनों परिवर्तन हुआ, लेकिन जब वो हार से मुकुट बना तो जब मुकुट बना तो उसके पास में एक ही पर्याय है और दूसरी पर्याय उसमें नहीं है। इसलिए अवान्तर सत्ता इसलिए उसको कहा गया जो अलग अलग होती है सभी पदार्थों की, सभी पदार्थों की एक सी नहीं होती है। क्षणवर्ती पर्याय भी आ जाएगी, और जो लंबे समय तक पर्याय अर्थ, जिसको व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय के नाम से हम लोग बोले, तो दोनों पर्याय इसमें घटेगी। तो द्रव्यार्थिक नय के हिसाब से वस्तु द्रव्य है, पर्यायर्थिक नय के हिसाब से वस्तु उत्पाद में द्रव्य से युक्त है। जैसे सब द्विपक्षा है शब्द जिसका मतलब प्रतिपक्ष से मतलब बदल जाना, सब द्विपक्षा है जो शब्द इसका मतलब प्रतिपक्ष से मतलब बदल जाना है। हाँ मतलब बदल जाना से मतलब प्रतिपक्ष का। हाँ, इसलिए तो कह रहा ना कि पर्याय की दृष्टि से सप्रतिपक्ष है, वो जो ध्रुव्यता है उसकी वो सप्रतिपक्ष है। तो कैसे है सप्रतिपक्ष? हाँ, तो पर्याय की दृष्टि से सप्रतिपक्ष है, उसी में घट रही है, उसी ध्रुव्य पन्ने में ही पर्याय घट रही है। और पर्याय की दृष्टि से वो सप्रतिपक्ष है, जो पर्याय अभी थी वो पर्याय बाद में नहीं है, यानी उससे वो नास्तिक रूप हो गया, अब नई पर्याय से वो अस्ति रूप है। तो इस तरह से कहते हैं कि अस्ति नास्ति से सहित है। ताई जी, ये ताई जी, पर आ जाएगा क्या? भंगुपपाद प का अलग से उच्चारण होगा क्या इसमें? भंगुपपाद होगा या भंगुपपाद? ध्रुवता है ना, मतलब बदलने से भाविस का मतलब बदलने से बात है ना इसका प्रतिपक्ष का। आंटी जी वो मतलब निगोदे जी किस में जाएगा, कौन सा सत्ता में जाएगा? 2-3 चीज बोल, 2-3 लोग बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है किसका क्या मिल जा ताई रहा जी, है। ताई जी, बहुत जनों ने अनम्यूट कर रखा है ना, तो भी बहुत आवाज आ रही है। जो नहीं बोल रहे हो प्लीज अपना बात कह के म्यूट कर लीजिए ना, तो आवाज आएगी। बेचारी हनी समझा के गई थी कि जो बोले वही खुला रखे, बाकी लोग बंद कर ले। अच्छा, आप ताई लोग जी, हैंड रेज कर लीजिए, तो मैं ना नाम बोलूंगी वही पूछेगा, ठीक है? किसी को पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, तो रश्मि अभी पूछेगी, रश्मि का हैंड रेज आया है। हाँ, रश्मि जी आप पूछिए। ना म्यूट कर लीजिए ना सबको, ये घर बाकी की सब आवाज म्यूट कर लीजिए। म्यूट
ताई जी, आप एक बार पहले क्लास में बोली थी कि कोई भी छंद होता है, अगर छंद में 15 शब्द होते हैं तो वो दूसरे उस शब्द को, उस 15 शब्द को पूरा करने के लिए हम लोग अव्यय का इस्तेमाल करते हैं। तो अव्यय हर समय एक जैसा मीनिंग नहीं होता है, वो हम लोग जब छंद को पूरा करने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। तो ये ऐसे नहीं आप कहते बेटा, एक मिनट। ये जो जितने भी अव्यय शब्द हैं, दू है, निचम है, बहुत तरह के आएंगे, पूरी किताब देखेंगे तब। तू है, आवाज जाएगा कि अनम्यूट यह है, वी है, इस तरह के बहुत सारे शब्द आएंगे। का आवाज तो प्राकृत भाषा का ये नियम है, ये आचार्य कई बार हम लोग सोचेंगे भाई कि भाई यहाँ पर तू आया, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर दू आया, इसका अर्थ क्या है। तो मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो ये शब्द गाथा में अगर रहे तो उनका अर्थ हो ही। वे कई बार आचार्य जितने अक्षर होने चाहिए उस एक गाथा की लाइन में, उस गाथा में अगर अक्षर कम पड़ते हैं तो वे तू, दू, नवी इस तरह के शब्द दे देते हैं। ये ऐसा नहीं कि हमेशा निरर्थक होते हैं, पर बहुत बार वे निरर्थक होते हैं। निरर्थक इन द सेंस उनका अपना स्वरूप है, अपना मीनिंग है, लेकिन इस गाथा में वो निरर्थक हैं। मतलब जब भी वो अवयव लगेगा तो उसका अस्तित्व वही रहेगा, जो उसका मीनिंग एग्जैक्ट है वो वही रहेगा। जैसे एक ही जो जैसे दू शब्द है ना, दू शब्द है, दू शब्द का अर्थ जब खोलोगी तो तुम प्राकृत भाषा को, दू माने भी, दू माने और भी, दू माने तथा भी, दू माने अथवा, इस तरह से ये अव्यय शब्द के बहुत सारे निकलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि संस्कृत भाषा के जैसे एक शब्द का एक अर्थ होता है। हाँ, तो आपने यही कहा था कि मीनिंग के हिसाब से अव्यय अपना अर्थ ले लेता है। हाँ, जहाँ पर जैसे तू है, तू माने तो होता है, जनरली तू मतलब तो होता है, लेकिन कहीं पर उसका भी बन जाएगा, कहीं पर उसका और बन जाएगा, इस तरह से उसका अर्थ लग जाता है। तो अर्थ लेकिन लगता है। अभी तो आपने ये बताया कि वी का अर्थ वही होगा, निच का मतलब वही होगा सदैव। नहीं, कुछ शब्द ऐसे हैं, नहीं अर्थ नहीं समझी तुम। अव्यय का मतलब यहाँ पर अर्थ से नहीं निकालो, अर्थ वही रहेगा, अव्यय इसका मीनिंग नहीं है। अव्यय का मतलब वो जो शब्द इसमें है वो शब्द अपना स्वरूप नहीं बदलेगा। अच्छा, वी का अर्थ कोई भी हो सकता है गाथा के अनुसार, अर्थ से प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन उस अक्षर से, वो उस अक्षर का स्वरूप नहीं बदलेगा कि कहीं पर तो वी जो वी शब्द है वही वी कहीं पर वो बन के, मतलब सेम वी वही वो बन के, वो एक शब्द है तो वो आया तो अलग बात है, पर वी का वो हो गया वो नहीं होता है। अव्यय उसी को कहते हैं जिसका स्वरूप नहीं बदले। अच्छा, अब मंजू जैन जयपुर। हाँ, नहीं ललिता जी, मैं तो इसका उच्चारण ही पूछ रही थी। आप भंगुपपाद बोले थे धुवत्ता, तो ये भंगुपपाद धुवत्ता होगा या भंगुपपाद धुवत्ता? भंगुपपाद धुवत्ता ठीक तो है। आपको क्या सुन रहा मुझे पता नहीं। नहीं तो वही में आधे पै का उच्चारण होगा, मतलब हाँ तो होगा ना भंगुपपाद। हाँ, भंगुपपाद धुवत्ता होगा ना। हाँ, वही पूछ रही। सुमन जैन बैंगलोर, सुमन जैन बैंगलोर से हैंड रेज है। चलो, वो नहीं पूछ रही है शायद। ठीक है ललिता जी, आप बोलिए। आप प्रश्नावली जो गई थी सब लोग बनाएंगे, उससे बहुत अच्छी व्याकरण भी होगी, संधि भी बहुत अच्छी होगी। ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास आती है, मेरे पास कौन भर रहा मुझे कुछ नहीं पता चलता है, कौन नहीं भर रहा ये मुझे पता नहीं चलता है। ये केवल आप लोगों के अभ्यास के लिए भेजी गई है और ये पुलक गोयल जी के द्वारा बनाई हुई है। मुझे अपना नाम करना रहता तो मैं पुलक गोयल जी का नाम आराम से हटा के वो आपको भेज सकती थी, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना था। मैंने उनके नाम के साथ ही आप लोग को भेजा है। आप लोग सब जितनी बार भरेंगे आपका अपना ही क्षयोपशम बढ़ेगा। मैं तो आज भी प्राकृत भाषा कर्मकांड जी पढ़ाने से थोड़ी सी आ गई है, मैं फिर भी इनकी बैठी बैठी भरती रहती हूँ कि मैं कहीं भूल तो नहीं रही हूँ, मेरा कहीं व्याकरण गलत, क्योंकि थोड़ी सी हट के व्याकरण है। संस्कृत वाली व्याकरण तो मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक है, काम चलाने लायक है। प्राकृत भाषा की व्याकरण तो मैंने पढ़ी नहीं है, भूल भी जाती हूँ, तो मैं कई बार बैठी बैठी
चलती चलती घूम रही फिर रही तो ही उसको भर लेती हूँ। कुछ करना तो पड़ता नहीं है, केवल हाथ से छूना पड़ता है। तो आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जैसे जैसे आने लगेगी व्याकरण, वैसे वैसे आपको आनंद में वृद्धि होती जाएगी। अगर आपको अपना स्व का आनंद पाना है, आपको करना चाहिए। ललिता जी, त्रिशला जी प्रतिमा जैन और- का है एक क्वेश्चन। त्रिशला जैन। भाभी जय जी, मुझे हाँ। ना ये करदंत की थोड़ा सा निष्पन्नता माने क्या है? निष्पन्नता निष्पन्नता माने करदंत क्या है? उसमें एक प्रश्न है निष्पन्नता, मेरे को नहीं। क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा। जो 20 क्वेश्चन आए थे उनमें एक शब्द में था निष्पन्नता है, पता नहीं, मेरे पूरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। निष्पन्नता से क्या मतलब है? ऐसे तो मैं अच्छा, नहीं मैं बता कल सकूंगी उससे जब देख तक। के बताऊंगी। अच्छा, कल मुझे मैं ना पूरा क्वेश्चन एक पढ़ के बताऊंगी। एक मिनट हाँ, मुझे मैं पूछने बताऊंगी, दीजिए, मैंने कभी नोट किरण पूछे- काला जी का है क्वेश्चन। किरण काला भाभी। हाँ, मैं ना वे पूछी थी भाभी आपसे, विधि करदंत माने क्या अर्थ होता है? विधि करदंत जो आता है ना उसमें विधि संकेत। कृदंत, अच्छा अच्छा, हाँ। विधि हाँ। कृदंत जैसे हम लोगों को सुबह उठना चाहिए। विधि मतलब चाहिए, कृदंत अच्छा। माने क्रिया। चाहिए अर्थ में जो क्रिया होती है उसको विधि कृदंत कहते हैं। अच्छा, और संबंधक कृत में संबंधक संबंध करदंत कीर्तन, जैसे मैंने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके बिछावन से उठती हूँ, तो ये संबंध हो गया नमस्कार करके, यानी मेरा संबंध, उठने का संबंध किससे है? जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार करने से। इसको संबंध, दो चीजों में, जो दो क्रिया में जो संबंध बताए, जिसको हम लोग, शायद आप लोग को याद होगा, पूर्वकालिक क्रिया इसको कहते हैं। पूर्व में एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करना। जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार करके मैं उठती हूँ, तो एक क्रिया पहले हो गई नमस्कार करके, तो इसको कहते हैं संबंध वाचक कृदंत। हाँ, समझ आ गया भाभी, जय जी। किरण भाभी। हाँ ललिता जी, अभी आप जो आपने 5 गुण बताए, महासत्ता के बताए क्या? कि अनंत पर्याय वाला है, नाना पदार्थों में विद्यमान है, ये दोनों में थोड़ी चलेगा, ये महासत्ता में चलेगा कि अवान्तर सत्ता का बताया आपने? महासत्ता 5 है गुण भाभी, बताए ना अवान्तर, आपने। एक मिनट, अवान्तर सत्ता तो अनंत पर्याय वाली है ही नहीं ना भाभी। अवान्तर सत्ता तो एक एक पर्याय की है ना। अवान्तर सत्ता किसको अलग अलग पर्याय की है, लेकिन वो जो अलग अलग पर्याय जो घट रही है वो किस में घट रही है? महासत्ता में। वो सारी अनंत पर्यायों को समेटे हुए है। आंटी जी, मतलब निगोदे जी मतलब ये पांचों दोनों में भी फिट होगी और महासत्ता में ही फिट होगी, ऐसे बात नहीं, अवान्तर सत्ता में नहीं है। उत्पाद में ध्रुव्य भी नहीं है, अनंत पर्याय भी नहीं है, नाना स्वरूप वाली भी नहीं है, और न प्रतिपक्ष से सहित है। ये सारी महासत्ता के लिए आया है। हाँ, वही मुझे उस समय सुनने में और ये समझने में कुछ कंफ्यूजन भाभी, हुआ। जो आपने विधि कर पूछा। सत्ता बताई, जो हमेशा हम लोग करते हैं। हाँ, तो ये मतलब कि 5 में एक तो अनंत पर्याय वाली है, पर्याय से द्रव्य है, एक तो महासत्ता, एक तो नाना स्वरूप वाली है। कैसे है? हार से मुकुट बना, स्वरूप चेंज हो गया, है ना। फिर और कुछ बनाती है, उसका स्वरूप चेंज होता जा रहा है, और फिर उसमें तरह तरह की पर्याय उत्पन्न हो रही है। वो मुकुट जो बना, कभी लाल हो रहा है, कभी पीला हो जा रहा है, कभी काला हो, जो भी उसका उसमें उसको बदलता जा रहा है। तो वो जो भी चीज बदल रहा है उस मुकुट में बदल रहा है ना, उस सोने में बदल रहा है। सोना यहाँ महासत्ता है, सोना महाद्रव्य है, महासत्ता, उसी में ये सारी चीज हो रही है। तो उस स्वरूप का प्रकट होना माने उसका आकार बदल जाना, पर्याय का हो जाना, उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण जो है उसका चेंज हो जाना, पर्याय का चेंज हो जाना। उत्पाय वे ध्रुव्य हो गया, मुकुट से हार, हार से मुकुट बना लेना, ध्रुव्यता सोना हो गई। सप्रतिपक्ष से सहित है। जिस समय मुकुट था उस समय हार नहीं था, तो उस समय हार प्रतिपक्षी हो गया। जब हार बन गया तो मुकुट प्रतिपक्षी हो गया। इस तरह से महासत्ता में, यहाँ तो इस गाथा में तो महासत्ता करके कुछ आचार्य नहीं दिए हैं, इसको हम लोग अलग से समझे हैं। तो जो महासत्ता होती है, यहाँ तो केवल यहाँ जो सत्ता बता रहे हैं वो महासत्ता ही है। तो हाँ, जो ये 5 गुण, हाँ आपने जो 5 गुण बताए, ये